ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जहां राहुल गांधी ने जब नीट का मुद्दा उठाया तो इस मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट मामले पर चर्चा की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आप इन मुद्दों को उठाइए। हालांकि विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि सदन में पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए। मामला शांत न होता देख सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे और इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बोलने से रोक दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा समय देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आप ये चर्चा करें और आप इन मुद्दों को उठाएं। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते हुए ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। देखिए क्या कुछ हुआ है आज सुबह के इस संसद में, जहां पर जब ये मुद्दा उठा तो किस तरीके से राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच में कुछ इस तरीके की नोकझोंक देखने को मिली। आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा नहीं, एक व्यवस्था है। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। आपको पूर्व में बता चुका हूं कि इस मामले के बाद कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब नीट मुद्दे को उठा रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद किया गया था और इसे तानाशाही करार दिया है। जी हां, कांग्रेस ने इसे पूरी तरीके से कहा है कि यह सरकार की तानाशाही है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की एक पोस्ट में भी लिखा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश रची जा रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ अरशद जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से यामीन कादरी, सपा से आरिफ खान। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। पहला सवाल मेरा अरशद जी से है। अरशद जी, जिस तरीके से ये माइक बंद किया गया क्योंकि राहुल गांधी ने युवाओं की आवाज को उठाया है, कांग्रेस यही एलिगेशन लगा रही है कि सरकार अपनी पूरी तरीके से तानाशाही दिखा रही है और जब युवाओं की बात की जाती है, क्योंकि पहले तो प्रधानमंत्री खुद इस मुद्दे पे बोलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन जब विपक्ष आवाज उठा रहा है तो इस तरीके की हरकत की जा रही है, वो भी सदन में सबके सामने। अरशद जी।
सबसे पहले मैं अपने केकेडी न्यूज चैनल के जितने भी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस डिबेट में शामिल करने का और अपने विचार रखने का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं की चिंता करती है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए एक नए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है, क्योंकि पेपर लीक के चलते हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पेपर लीक के मामले में सरकार ने जो है दोषियों की गिरफ्तारी भी की है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ प्रावधान और आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया हुआ है। जो लोग पेपर लीक में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी अर्शद जी, ठीक है, हम इसी में प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता यामीन कादरी भी हैं। यामीन कादरी जी, इनके जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं? इन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर जो हैं वो दिए गए हैं सरकार की तरफ से। पेपर लीक के मामले में कुछ खास जवाब भी नहीं मिला इनकी तरफ से, जैसा कि हमेशा कहा जाता है। यामीन जी, देखिएगा बहन रत्ना जी, ये जवाब नहीं देंगे जब संसद में जो है नौजवानों की आवाज को दबाने के लिए हंगामा कर रहे हैं तथा वहां पर माइक को बंद कर देना, ये बहुत जो है दुखद घटना है। जबकि संसद में ये बात थी कि हम सबको पर्याप्त समय देंगे, तो फिर हमें बोलने से क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले सरकार में भी राहुल जी जब उनसे सवाल जनता के पूछा करते थे, इस देश की आवाम के बारे में जानकारी देते थे कि वहाँ ये हो रहा है, ये घटना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक उनका जवाब नहीं दिया। और उसका परिणाम ये मिलता था कि राहुल जी से घबरा करके एक दिन उन्होंने सदन की सदस्यता को समाप्त होने पर और उनसे मकान तक 24 घंटे के अंदर खाली करा लिया गया था, जो बंगला था। तो मैं आज पूछना चाहता हूं अपने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से, क्या संसद के अंदर ये गंभीर नीट का मुद्दा, पेपर लीक का मामला नहीं उठाया जा सकता? ऐसा ही था तो अगर वो यही कहते कि पेपर लीक नहीं हुआ है, नीट का पेपर कोई लीक नहीं हुआ है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हम तो कह रहे हैं वो ये कुछ तो कहें आकर, हाँ या ना। आज पेपर लीक के मामले में आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्य आरोपी बनाए गए। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि पेपर लीक का मामला जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्यों कि गुजरात के लोगों ने, ये जो एजेंसी है NIT जो है, गुजरात के लोगों ने इसको अपने जो है टेक ओवर कर लिया और जितने भी पेपर ये लीक के मामले आए और जितने भी ये जो है इस तरह की भी नीट या भर्तियों के मामले आए, उनको जो है गुजरात के लोगों ने, वो जो कंपनी थी उसने टेक ओवर करने के बाद ये सारा एक बहुत बड़ा। ठीक है यामीन कादरी जी, ठीक है, लोगों को जाने से रोक दिया उन जगहों पर जहां पर। ठीक है यामीन कादरी जी। अर्शद जी, यामीन कादरी जी आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क का इन्होंने जिक्र किया है। अर्शद जी, सरकार ने तेलंगाना में जो भी दोषी पाया गया, भले ही वो भाजपा का पदाधिकारी है, सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है और सरकार ने उसको जेल भेजने का काम किया है। अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ये अपनी पार्टी के लोगों को बचाने का काम करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है निष्पक्ष कार्रवाई करती है। भले ही वो भाजपा पदाधिकारी हो, लेकिन सरकार ने जो है अपने ही पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके एक न्याय का संदेश देने का काम किया है, एक सुशासन का संदेश देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इससे सबक लेना चाहिए अन्य दलों को, अन्य दलों की पार्टियों को इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के एक पदाधिकारी को जेल भेजकर एक साफ साफ संदेश दे दिया है कि दोषी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात मजहब का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित है। लेकिन अर्शद जी, जैसा आपने बोला कि उन्होंने कार्रवाई करके एक संदेश दिया है, लेकिन जब संसद में यही बात, जी यामीन जी मैं आपको दे रही हूँ मौका, एक मिनट, लेकिन संसद में जब राहुल गांधी ने भी यही बात बोली कि वो एक युवाओं को मैसेज देना चाह रहे हैं, तो जिस तरीके से, क्या आपको नहीं लगता है कि जहां संसद भवन में बैठे हैं लोग और वहां पे हर कोई अपनी बात रख रहा है, हर कोई अपना मुद्दा रख रहा है, ऐसे में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा देश की जनता पूरी देख रही, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नीट को लेकर के जिस तरीके से बात बार बार आ रही थी, आप मुस्कुराइए नहीं अर्शद जी, पहली बात तो देखिए मैडम, हमें बड़ी चिंता हो रही है। नहीं चिंता हमारी पार्टी को, सरकार चिंता है, आप लाइव डिबेट में बैठे हैं, चिंता है, आप हमारी सरकार को कांग्रेसियों की भी चिंता है, मुद्दे को लेके बैठे हैं। हमको इस बात के लिए आ रही है जिस मुद्दे का जिक्र आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को किसी की चिंता नहीं रही अपने लोगों के अलावा,
लेकिन हमारे पार्टी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 140 करोड़ लोगों की चिंता करती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सख्त कानून बनाया है। अगर कोई पेपर लीक में दोषी पाया जाएगा तो उसको जो है आजीवन कारावास होगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का काम किया है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नया संदेश दिया है कि अगर कोई पेपर लीक में दोषी पाया जाएगा तो उसको आजीवन जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने प्रावधान अगर किसी प्रदेश में हुआ है तो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है। लेकिन जब विपक्ष इस पर बार-बार सवाल उठाता है, जब नीट पेपर लीक के मामले हो, यूपीपी के पेपर लीक के मामले हो, तो तमाम तरीके के सवाल पहले भी उठाए गए हैं और आज सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था कहीं ना कहीं नीट पेपर को लेकर के, उस पर कार्रवाई करने के जो भी दोषी हैं, ठीक है, उस पर प्रधानमंत्री पहले तो कुछ बोलते नहीं और जब विपक्ष आवाज उठाता है तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी यही किया गया। प्रधानमंत्री जी बोलने से ज्यादा काम करने में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है सिर्फ भाषणबाजी नहीं करते, कोरी भाषणबाजी। प्रधानमंत्री जी जो है बोलने की बजाय काम को करने में, काम को अंजाम देने में विश्वास करते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कम बोलने और काम ज्यादा करने में उनकी कार्यशैली रही है। ठीक है, हमसे प्रतिक्रिया लेंगे, हमारे बाकी 2 गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम सुनवा लेते हैं कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं पर भविष्य लगातार जो उनका भविष्य है वो पेपर लीक की घटनाओं से बर्बाद हो रहा है। पेपर लीक के अधिकांश मामले हरियाणा में देखे गए। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे, तमाम तरीके की बात उन्होंने की है। देखिए क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए, वीडियो देखिए आप। देखिए आज का जहाँ तक देखिए ये लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं देश में, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सबसे ज्यादा पेपर लीक के अगर कहीं केस सामने आए तो हरियाणा के अंदर हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि लगभग हर सरकारी भर्ती पेपर लीक का शिकार हुई। नीट जैसा इम्तिहान जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य निर्धारित करना, वो इम्तिहान में जिस तरह पेपर लीक हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये विपक्ष को अस्वीकार्य है, इंडिया गठबंधन को अस्वीकार्य है। और इसी को लेकर हम एक चर्चा लेके आए थे और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पे एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा इतने अति महत्वपूर्ण विषय को, जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत इस पर डिस्कशन कराया जाए। हाउस अर्जन हो गया, सोमवार तक का हाउस अर्जन हो गया। मैं हाई कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। ये सरकार तानाशाही की तरफ कदम इन सरकार ने बढ़ाए हुए हैं, जैसे 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर एजेंसीज ने, अभी तो जो है ना कोर्ट केस चला ना कोई बात हुई, एजेंसीज ने अपने डालने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूँ न्यायपालिका की तरफ उम्मीद है देशवासियों के। देखिए ठीक है, तो क्या कुछ कहा है, आप दोनों ने सुना, तीनों ने सुना है। यामिन कादिर जी आपसे प्रतिक्रिया लेती हूँ क्योंकि आप कुछ कहना भी चाह रहे थे इससे पहले। यामिन जी। मैं अपने भाई बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि वो ये कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इसमें कुछ भी नहीं होता और हमने जो है तेलंगाना के भाजपा के पदाधिकारी को गिरफ्तार कराया। अरे जब जो है सामने उसकी झूठ आ जाएगी और पकड़े जाएंगे और सवेरे सबूत हो जाएंगे तो गिरफ्तार भी नहीं कराओगे क्या? तुम्हारे देश के अंदर जो है तुम्हारे हुकूमत चलेगी? ये देश भारत लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र की हुकूमत चलेगी। ये बीजेपी की है सरकार नहीं है, जो पहले वाली सरकार नहीं है। देखिए जनता हुकूमत जो है पहले तो कांग्रेस की है, जब कोई हुकूमत जो है हुकूमत जनता की है और इस देश की सम्मानित जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के एक साथ नहीं बोलिए प्लीज, एक साथ नहीं बोलिए। हाँ, इनको मना करिए, मैं बोलूं मुझे। अर्षद जी एक मिनट अर्षद जी आपकी बात खत्म हो गई है, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। 2 लोग सरकार नहीं चला रहे हैं 2024 की, जो मन की बात करेगी यहाँ पर संसद के अंदर जनता के मन की बात सुनी जाएगी और मन की बात रखी जाएगी। चुनकर आए जनता ने उन लोगों की बात रखी जाएगी, उनकी सुनी जाएगी। वो जमाने गए जो आप 2 लोग बैठ करके निर्णय ले लिए करते थे देश के भविष्य का। आज नीट जैसी परीक्षा जिसमें काबिल डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, वहां पर आप ग्रेस देकर के लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं। आप इस पर चर्चा कराने से डर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की क्या मिसाल दोगे आप? इंडिया गठबंधन आप जो है
जनता के वो मुद्दे सदन में उठा रहा है जो जनता चाहती है कि ये मुद्दे उठने चाहिए। अब जनता का मुकाबला करना सदन जो है आपने स्थगित कर दिया है। जा जाकर वो सांसद जवाब दें कि नीट की परीक्षा पर चर्चा कराने तो सरकार क्यों भाग रही है। मैं ये कहना चाहता हूं प्रवक्ता महोदय से। ठीक है यामिन जी। अरशद जी, अब आप अपनी बात रखिए। और इससे पहले भी जैसा कि अभी हमने आपको वीडियो सुनाया है, उसमें यही बात कही जा रही थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो संभालते हैं पूरा एजुकेशन और मिनिस्ट्री है इनके पास, वो भी अपने दायित्व से, अपने जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं। ऐसे भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं इन पर, क्योंकि ये देखने को मिला है कि जब ये नीट के पेपर लीक को बवाल हो रहा था, सियासी घमासान था, तब इनके कई ऐसे हैंडल्स थे, सोशल मीडिया हैंडल्स थे, जहां पेपर लीक के मामले में कोई पोस्ट नहीं था, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं थी, सिर्फ हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाहवाहियों से ये पोस्ट भरा हुआ था। तो इससे विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, विपक्ष का काम ही हंगामा करना। तो ये विपक्ष अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। हम चाहते हैं कि विपक्ष के लोग साथी हमारे जो है देश के विकास के योगदान में अपना हाथ बटाएं और देश की तरक्की में जो अपना सहयोग प्रदान करें। हंगामा करना इनका मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी जो है हंगामा करते रहते हैं। इनका केवल मात्र एकमात्र मकसद जो है सिर्फ हंगामा करना है। लेकिन हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप देश की तरक्की में, देश के कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान दें। ऐसी हम विपक्ष से अपेक्षा करते हैं और संसद को चलने में अपना सहयोग प्रदान करें। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जो योगदान की बात आप कर रहे हैं, जनता की बात हो रही थी। इन्होंने कहा, यामीन कादरी जी का साफ साफ कहना था कि जनता चाहती है कि ये मुद्दा उठे और विपक्ष उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है। तो योगदान तो यहाँ भी है, तो उसे आप क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष बेवजह सिर्फ इससे शोर शराबा कर रहा है, हल्ला कर रहा है और कुछ नहीं? तो मैडम चर्चा होनी चाहिए, हम तो चर्चा का स्वागत करते हैं, लेकिन चर्चा जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो तो वो बेहतर है, उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हंगामा करने का मैडम कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं हंगामा करने के लोगों का। लेकिन अरशद जी वहाँ हंगामा तो नहीं हो रहा था ना, आपने वो वीडियो देखी होगी, आपने वो वीडियो देखी होगी, राहुल गांधी ने बहुत ही सहनशीलता से अपना मुद्दा रखने की कोशिश की, लेकिन वो मुद्दा जिस तरीके से उन्हें रोका गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। अध्यक्ष जो थे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ भी यही चीज की गई। अरशद जी, अगर आप पुराने से फुर्सत मिले अरशद जी तो सवालों के जवाब दें, वरना आप अपना वक्त भी जाया ना करें, हमारा भी ना करें। ठीक है, हम आरिफ खान से जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से प्रवक्ता आरिफ खान जी। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बहुत धन्यवाद आपको, सभी को नमस्कार। जी आरिफ खान जी, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सदन में मुद्दा उठाया गया, लेकिन राहुल गांधी जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनका माइक बंद कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के भी साथ यही किया गया, लेकिन पक्ष ये कहता है कि शांति से मुद्दों को रखें, जनता उनके साथ है, लेकिन जब जनता के ही मुद्दों को विपक्ष उठाता है तो उसे वो शोर शराबा करार देते हैं। आरिफ खान जी, देखिए, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था तो बहुत ही प्रमुखता से एक बात कही थी कि संविधान खतरे में है और संविधान के बचाने के लिए जनता हमारे साथ आए, और जनता हमारे साथ आई भी। संविधान कोई खतरे में नहीं है। 1975 में संविधान खतरे में था जब आपातकालीन लगाई गई, इमरजेंसी लगाई गई, माननीय इंदिरा गांधी। ऐसा है कि पूरा मेंटेन करिए, जब आपकी बारी आएगी तो आप देखिएगा, दूसरे पक्ष को सुनिए और अपना जवाब दीजिएगा। जब आपका समय आएगा तो आप शांति से मुद्दों को उठाने की बात कर रहे थे अरशद जी, और आप खुद ही अशांति फैला रहे हैं। अरशद जी, अपने बातों पे तो कायम रहिए कम से कम। जी जी ठीक है, आरिफ जी आप कंटिन्यू करिए। अरशद जी ठीक है। यही बात आज सच साबित हो रही है। और पहले दिन भी जब लोकसभा स्पीकर जी ओम बिरला जी का चुनाव हुआ तो हमारे विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी में जो सदन के नेता है और जो लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, दोनों लोगों ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई न जाए और सत्ता पक्ष को और विपक्ष को बराबर की नजरों से देखा जाए। आप लोकतांत्रिक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल की परिपाटी को इस बार भी लागू करना चाहती है और उस परिपाटी को जो अलोकतांत्रिक है विपक्ष सदन में चलने नहीं देगा किसी भी कीमत पर। अब आप आ जाइए लीक पर। जो लीक
जहां तक मुझे जानकारी है कि अब तक 10 वर्षों में 70 ऐसे लीक के कांड हो चुके हैं जिनसे छात्रों का, अभ्यर्थियों का और तमाम लोगों का भविष्य खतरे में है। ये समय नहीं है अब आगे आवेदन करने का। और 70 लीक के कांड के बाद भी सरकार 10 वर्षों में अब जाकर के जागी। अच्छा, जागी है और आधी रात को 21 तारीख के कानून भी बना देती है, लेकिन कानून पिछले सभी घटनाओं में जो घटना घटी है, कांड हुए हैं पेपर लीक के, उसमें वो कानून लागू नहीं है। इन फ्यूचर जब कोई घटना घटेगी ऐसी, उस वक्त ये कानून लागू होगा। तो मैं ये समझता हूं कि सरकार मुद्दों से भाग रही है, सरकार मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, जनता की आवाज को दबाना चाहती है। विपक्ष जनता की आवाज बन करके सदन में उठा रहा है अगर कोई बात, तो उस आवाज को सत्ता पक्ष दबाना चाहती है। और यह प्रवृत्ति पिछले 10 वर्षों में उनकी रही है। और 10 वर्षों में विपक्ष कमजोर जरूर रहा है, लेकिन विपक्ष ने अपनी बातें सदन के पटल पर भी और सड़कों पर भी और आपके माध्यम से भी रखी है। और आज फिर हम ये कहते हैं, संकल्पित होकर के कहते हैं कि हमें जब भी मौका मिलेगा लोकतांत्रिक ढंग से, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मुझे जो कहना होगा वो मैं कहता रहूंगा और सरकार को प्रेरित करता रहूंगा कि वो जनता की आवाज को दबाने का प्रयास न करे। ठीक है आरिफ जी, ठीक है आरिफ जी, ठीक है अरशद जी। अब इस पर आप सवालों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, मतलब कि विपक्ष जनता की आवाज उठा रही तो जनता की भी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन आप कहते हैं मैडम, हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना किसी राजनीतिक, धार्मिक एवं जो है सामाजिक भेदभाव किए बिना जनता को समान रूप से सरकार की योजना को लाभ मिला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता बहुत खुश है और इसीलिए जनता ने, सम्मानित जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। अब क्योंकि ये लोग जो है कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि जनता खुश नहीं है, जनता की आवाज उठा रहे हैं। जनता जो है सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से बहुत ही खुश है, क्योंकि हमारी सरकार ने बिना राजनीतिक, धार्मिक और जो है राजनीतिक भेदभाव किए बिना समान रूप से जो है योजनाओं का लाभ हर वर्ग को, हर जाति, हर समाज के लोगों को मिला है। इसीलिए जनता बहुत खुश है और जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना तीसरी बार आशीर्वाद प्रदान कर चुकी है। तो ये कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं अरशद मंसूरी जी, यामीन कादरी जी, इस पर मैं आपका जवाब लेना चाहूंगी कि ये जनता को कंफ्यूज करने का काम कर रही है विपक्ष। किस कंफ्यूजन की बात हो रही है यहाँ पर? ये कंफ्यूजन है कि इनको ये मालूम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कानून बनाने की बात करती है, रातों में कानून लागू करती है, रातों में नोटबंदी का ऐलान करती है, रात में कोरोना लगाने का ऐलान करती है। ये नहीं देखती कि मैं कोरोना लगाने से पहले क्वारंटाइन के लिए जगह देख लूं, हॉस्पिटलों में व्यवस्था करा लूं, मजदूरों को आप इसे भटकिए मत, आप जो है टॉपिक के अनुसार बात करिए, जो टॉपिक जो है जो पब्लिक का मुद्दा है उसी के अनुसार बात करिए। आप कोरोना में चले जा रहे हैं, इसकी परंपरा बदलिए, आप इसे क्यों भटक रहे हैं? आप क्योंकि आपके पास सामग्री नहीं है बोलने की, इसीलिए आप इसे भटकने का काम कर रहे हैं। आपके पास बोलने के लिए, टॉपिक में बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसीलिए आप जो है विषय को बदल रहे हैं। आप बीच से हटकर बात मत करिए, बिल्कुल सदन वाला माहौल दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही विपक्ष की आवाज दबाई गई है, बिल्कुल एकदम ऐसे ही। अरशद जी एक मिनट, अरशद जी टोकते हैं हर वक्त, अरशद जी जो बीच में नहीं टोकते, यामीन जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, वो नहीं बोलेंगे बीच में। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जगह ये अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे हैं और ये 1924 में, लेकिन विपक्ष इनको भागने नहीं देगा, पकड़ के संसद में, राज्यसभाओं में बैठ जाएगा। इनका जो नशा था, जो घमंड था, जो अहंकार था, वो भारत की जनता ने तोड़ के रख दिया है, उससे ये बिलबिला गए हैं, इसीलिए ये माइक बंद जैसी घटनाएं कर रहे हैं। अब इनके पास वो मुद्दा तो है नहीं कि हम सदस्यता खत्म कर दें, अब सस्पेंड कर दें, क्योंकि जो अब चुन कर गए हैं विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो प्रतिनिधि बैठ रहे हैं आज संसद में, वो पढ़े लिखे और काबिल लोग गए हैं। ऐसे लोग नहीं गए हैं कि हंगामा हंगामा चिल्ला रहे हैं।
हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं। हल निकालिए, हल निकालने की बात करिए। आप 1975 का जिक्र करते हैं, 1975 का इतिहास तो पढ़िए क्या है। हमने इमरजेंसी लगाई और 3 साल बाद जनता ने, अवाम ने हमें 355 सीटें देकर सत्ता सौंप दी। आप 3 साल नहीं रह पाए इतने दल मिलकर के। इसका मतलब इमरजेंसी जब 355 लोग 355 सांसद जीत के आए, और जब 1977 में हम चुनाव हारे तो 155 सांसद जीत करके आए थे। देश की जनता ने हमें 155 सांसद 1977 लगाई गई थी, तब संविधान को साथ में रख दिया गया था और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। उस टाइम संविधान खतरे में था, लेकिन आपने संविधान की चिंता नहीं की। जब आप आज संविधान जो सुरक्षित हाथों में है, तब आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है। आप जो उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? ये अंधभक्त है ये व्यक्ति, ये निष्पक्ष बात नहीं कर सकते। ये अंधभक्ति में डूबे हुए व्यक्ति हैं जो डिबेट के अंदर बैठ करके डिबेट की तमीज को नहीं जानते हैं। देखिए, हम एक राष्ट्रवादी मुसलमान है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम कर रहे हैं। हम अल्पसंख्यक हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति भरी हुई है, हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है। इसीलिए आज हम जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने का काम कर रहे हैं। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भाजपा के साथ हैं, और जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो भाजपा का विरोध करने का काम कर रहे हैं। हमारी टोपियां उतार देते हैं। मुसलमानों को जिस नजर से भाजपा देखती है, जब एक भी मंत्री जो 2024 के मंत्रिमंडल में मुस्लिम नहीं बनने दिया, तुम जैसे कट्टरपंथी लोगों ने, तुम जैसे दल बदलू लोगों ने, तुम जैसे अंधभक्तों ने जो ये कर दिया। आप चटुए, आप क्या समझते हैं कि आप जो है बोलने नहीं देंगे किसी को? हम आपको इसीलिए राष्ट्र की बात करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और दल द्वितीय है। आप लोगों के लिए राष्ट्र जो है बाद में है, आप लोगों के लिए पार्टी प्रथम है। लेकिन हमको ये सिखाया गया कि राष्ट्र प्रथम, नेशनल फर्स्ट हमारे के लिए पहले है। आप हमको अनुभक्त मत कहिए, आदमी है और राष्ट्रभक्त आदमी को अनुभक्त कहकर कहना बड़ा शर्मनाक है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यामिन, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। आरिफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट, आरिफ जी का भी पक्ष सुन लेते हैं एक बार। 1 मिनट जी। आरिफ जी, रत्ना जी, ऐसे लोगों को मत बिठाइए, किसी को बोलने में टोके। वो लोग डिबेट के काबिल नहीं होते हैं। डिबेट ठीक है। यामिन जी 1 मिनट, यामिन जी 1 मिनट। आरिफ जी भी हमारे साथ है, वो भी अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। आरिफ जी, देखिए, मेरा निवेदन ये है कि डिबेट का एक डिकोरम होता है, एक अनुशासन होता है, इसको बना के रखिए। अपने समय में अपनी बात कहिए, और आपकी बात को मुझे अगर कोई उसका रिएक्शन देना होगा तो मैं, जो हमारी एंकर है, उनसे इजाजत लेकर के मैं उसका उत्तर दूंगा, अगर वो मुझे समय देंगे। तो इस तरह से आप समय तो खराब करेंगे, और जो बातें आनी है वो बातें आ नहीं पाएंगी। और हम इस तरह से अगर आपस में विवाद करेंगे तो जनता जो हमें देख रही है उनके तरफ भी मैसेज गलत जाता है। ठीक है, आरिफ जी, आप अपना पक्ष रखिए मुद्दे को लेकर। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और उसके सभी घटक दल जनता से जो वादे करके गए हैं सदन में, और जिसकी शपथ खाई है, जिसकी शपथ ली है, तो शपथ के अनुरूप भी हमारा आचरण है। हम जनता की बातों को उठा रहे हैं। सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि विपक्ष की बातों का जवाब दे, ये नहीं कि माइक डाउन कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। इसीलिए इसको कहा गया कि लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही चलाई जा रही है, और भारत के प्रधानमंत्री एक तानाशाह है। इस पर बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, कई अखबारों में मैंने पढ़ी। तो ये जो एक छवि बनती जा रही है तानाशाह की, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इन्हीं बातों को हम लोगों ने इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान जनता के बीच में साझा किया, और जनता ने इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। बैसाखी की सरकार है, अभी भी इनका घमंड नहीं टूट रहा। आप जनहित की बात कीजिए, आपने जनता की बात नहीं की है, इसलिए जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि हम जीत करके आए, 70 पेपर लीक है, बच्चों का भविष्य आपने खराब कर दिया। क्या आपने योजनाएं दिया? किसको आपने नौकरियां दिया? 30 लाख पद खाली है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, विपक्ष के नेता, कि 30 लाख पद है, रिक्त भरे, उनको भरेंगे। हमने वादा किया जब हम सरकार में आएंगे तो भरे, हम उन नौकरियों को, रिक्त पदों को भरेंगे। आप कहते हैं कि हमने काम किया है। क्या काम किया आपने? 70 पेपर लीक हो गए, बच्चे जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं 18 साल 20 साल की उम्र में। आपने यही काम किया?
आपको तो कुछ तो मर्यादा आप रखते हैं आप। ठीक है आरिफ जी। और उसके बाद आप जब कोई बोलता है तो आप बीच में क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोकतंत्र में जी रहे हैं तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन मत कीजिए। अगर आपको जनता ने दोबारा दिया है, चाहे बैसाखी के जरिए बहुमत दे दिया है, तो उसका आप सम्मान कीजिए। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो अगला 5 वर्ष बैसाखी की सरकार जो है कांग्रेस की भी थी। आपको याद होना चाहिए 2004 में कांग्रेस की बैसाखी की सरकार थी, 2009 में भी कांग्रेस की बैसाखी की सरकार थी, और आप हमको बैसाखी की सरकार बता रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई हैं, आपकी तो 99 सीटें आई हैं। आपकी तो पार्टी की सीटें आई, शतक भी नहीं लगा पाई। जो है आपकी पार्टी का आज मंथन बनने की आवश्यकता है। आप जो है आज मंथन करने के बजाय मुद्दों पे जवाब दीजिए। सदन में आप सदन में बैठे हो जवाब देने के लिए, आप जवाब दो। आप माइक बंद क्यों कर रहे हैं? आप क्यों लोग संसद की गरिमा को भंग कर रहे हैं? अर्षद जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि इन्होंने कहा बैसाखी की सरकार, और इन्होंने कहा कि पूरी बहुमत के साथ जनता ने आपको जिताया नहीं। 400 पार का नारा आप लगा रहे थे, 400 पार तो पूरा हुआ नहीं, 300 भी नहीं हुआ, 400 दूर की बात है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ऐसी सरकार बनी है, उसके बावजूद इतना तानाशाह देखने को मिल रहा है, अगर पूर्ण बहुमत 400 पार के साथ अगर ये सरकार बनती तो क्या ही होता फिर? अर्षद जी, मैडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तानाशाह नहीं है, वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ये लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, ये इनको नहीं पता है। लेकिन ये जो है तानाशाह के कहकर हमारी पार्टी को बदनाम करने का जो है एक प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास हम लोग इनका सफल नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों को पक्का मकान मिला है, करोड़ों लोगों को राशन मिलना है, कई हमारी गरीब महिलाओं को जो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, जो अंधेरे से पीड़ित थी, जिनको जो है चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता करके उनको फ्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अंतर्गत उनको फ्री गैस देने का काम किया। करोड़ों लोगों को पक्के मकान मिले। तमाम हमारे गरीब भाई बहन जो है सरकार उनको फ्री राशन देने का काम कर रही है। ऐसा देश की पहली बार हुआ कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वही तो सोचने वाली बात है ना कि 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा लिए कि देश की जनता कहां है, उनके पास जो कमी ना रहे। आप ये देखिए हमारी सरकार दे रही ना, देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? नौकरी दे देना, नौकरी दे देना, नौकरियां क्यों नहीं दे रही है? क्यों पेपर नहीं करवा रहे? सरकार जनता को देने वाली नहीं होना चाहिए। पैरों पे खड़ा करवाए, जनता को नौकरी मुहैया करवाए। अर्षद जी, राशन से कुछ नहीं होता है। क्या बात करते हैं आप लोग? क्या बात करते हैं? नौकरियां देने पे भी विचार कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मोदी सरकार फ्री में जो है बम्पर नौकरियां निकलनी की जिंदगी नौकरी निकलेगी, और मैडम लोगों को इतना रोजगार मिलेगा जिसकी कल्पना शायद आपने नहीं की हो। बिल्कुल कल्पना तो नहीं किया, वो तो दिख भी रहा है, दिख रहा है। कल्पना ऐसी की ही नहीं थी हमने। 83% बेरोजगारी का प्रतिशत है, इतनी कल्पना तो हमने भी नहीं की थी। खैर, आपसे बात करेंगे दोबारा। यामिन जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक यामिन जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आरिफ जी भी अपना पक्ष रखना चाह रहे। एक एक करके समय कम है हमारे पास। यामिन जी, देखिए रत्ना जी, मैंने आप लोगों से सीखा है, वरिष्ठ लोग हैं और डिबेटों को चलाते हैं कि एक दूसरे की डिबेट में बोल करके समय मेरा भी खराब, आपका भी खराब होता है, दर्शकों पर जो है एक गलत संदेश चला जाता है। तो अर्षद भाई को ये समझाइए कि डिबेटों में बैठना सीखना है, कि किसी वक्ता के बोलने पर वो बोले नहीं, अपनी बारी पर बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुद्दे से खुद भटक गए, राशन पर आ गए। 5 किलो राशन में आज एक नागरिक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, वो भी मोदी जी का फोटो लगा हुआ। क्या पिछली सरकारों में, इंदिरा जी के टाइम में, मनमोहन जी की सरकार के टाइम में राशन नहीं मिलता था, केरोसिन नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी, गेहूं नहीं मिलता था? क्या आप बताएं क्या नहीं मिलता था? अर्षद जी एक मिनट, अर्षद जी वक्त कम है हमारे पास, एक एक करके 2-3 मिनट तो मैं दे रही हूँ सबको, एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट है, मान रखिए, थोड़ा सा मेरी बातों का मान रखिए। जी यामिन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विश्व बता रहे हैं, विश्व के नेता ऐसे हैं कि एक फोन पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, इजराइल का एक फोन पर रुकवा देते हैं, लेकिन पेपर लीक के मामले को आज तक पता नहीं लगा पाते। विश्व पूजनीय मोदी जी, जो 400 ग्राम RDX पुलवामा के अंदर 2019 में आया, जो हमारी बहनें शहीद हो गई, उनका पता नहीं चल पाया आज तक कि ये कहां से आया RDX।
उसकी जांच जो है खतरे में डाल दी आपने। आप जो विश्व के नेता बनने का सपना छोड़िए, अपने आप को विश्व का नेता कहिए। तो जो बायोलॉजिकल कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूं, अरे तो बायोलॉजिकल व्यक्ति को ये नहीं मालूम है अवतार है, अवतार बन चुके हैं आप जो है जनता को चुनावों के बाद गुफाओं में जाकर चुप रहकर और एक जो है 24 कैमरे लगवाकर फोटो शूटिंग कराकर दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा भगवान का संत हूं। तो जनता जानती है कि संत जो है मंदिर में या मठ में बैठिए, शांति का प्रतीक बन जाइए, सरकारें चलाने में तानाशाही मत करिए। और अरशद भाई को फिर मैं कह रहा हूं कि सबक लीजिए, किसी के बोलने में न बोला करिए, वरना किसी अच्छे चैनल पर आपको जो है निमंत्रण नहीं मिलेगा बोलने का। यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक मिनट आरिफ जी का पक्ष पहले सुन लेते, एक मिनट, एक एक करके मैं आ रही हूँ। आरिफ जी देखिए रत्ना जी, आज का जो डिबेट का इशू है, अगर हम उस पर ही चर्चा करें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। मुद्दे तो बहुत हैं। अब अरशद भाई कहेंगे उनको विश्व के नेता है, लेकिन 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी का हमारे प्रधानमंत्री भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। 2019 में भी नहीं किया और 2024 में भी नहीं किया। तो विश्व के नेता बन जाएंगे, भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वो नहीं करते। पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सदन में विपक्ष के नेता का या किसी भी माननीय सांसद का जो जनहित की आवाज पर बात कर रहे हो, उनका माइक डाउन करना संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप है, लोकतांत्रिक है। अरशद भाई से मैं इसका जवाब चाहता हूँ। ठीक है अरशद जी, अपनी बारी अब आपकी आ गई है, इस पर आप जवाब दीजिए। सवाल किया आरिफ खान जी ने, उसका आप जवाब दीजिए। देखिए मैडम, संसद में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो बात आप अपनी रखिए। हम चाहते हैं कि जो है एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए, तो बात रखने का अधिकार है। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू रहा हो, इस वजह से जो है माइक वगैरह नहीं काम किया हो, लेकिन हम तो जो यही चाहते हैं कि विपक्ष जो है सहयोग करे, देश के विकास में सहयोग करे, और जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजना है उनकी प्रशंसा करे, उनकी तारीफ करे, और उन योजनाओं को राशन तक पहुंचाने में जनता का सहयोग करे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सभी जातियों का, सभी धर्म का जो है बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की तरफ पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने देश के इतिहास में पहली बार पसमानदा मुसलमानों की चिंता की, और कई बार पसमानदा मुसलमानों की मंदिर भी लगाई। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करता हूँ, पसमानदा मुसलमानों की चिंता करने का काम पहली बार किया। करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मजबूरी हो सकती है, किसी आयोग के मेंबर हो जाएंगे, किसी आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन आप डिबेट पर बैठे हैं और आप जनता के साथ जनता के साथ मेंबर। देखिए हम भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। किसी न किसी दिन जो है किसी अच्छे आयोग में बैठकर जो इसी चैनल के माध्यम से डिबेट में हिस्सा लेंगे, क्योंकि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फल जल्दी ही मिलने वाला है। ठीक है अरशद जी, वक्त कम है, डिबेट कम है। ठीक है एक मिनट वक्त कम है हमारे पास, 1 मिनट। आप दोनों ही मुस्कुरा रहे थे जब इन्होंने टेक्निकल इशू की बात कही है, तो मैं उस पर जवाब लेना चाहूंगी 1 मिनट में, फिर मैं डिबेट को यहीं खत्म करती हूँ। यामिन जी पहले आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी, फिर आरिफ जी, उसके बाद हम इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। टेक्निकल इशू पर ही मुद्दे पे रखें जी। टेक्निकल मुद्दा होता तो आज सदन में हंगामा क्यों होता, स्थगित क्यों होती, संसद क्यों स्थगित कर दी? ये जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया गया है। मैं आपका सम्मान करते हुए आपकी हर बात को मानूंगा। रत्ना जी 1 मिनट का समय दिया है, मेरा 1 मिनट के समय में यही कहना है कि ये जो है मजलूमों की आवाज को, दलित, शोषित, अगड़ी, पिछड़ी, अल्पसंख्यक जैसे समुदायों की, आदिवासियों की आवाज को दबाने के लिए ये माइक बंद ही नहीं करेंगे, ये संसद से निलंबित भी, मार्शल से बाहर भी करवाएंगे। इनकी ये मंशा इस बार 2024 में विपक्ष पूरी नहीं होने देगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से इनसे जनता के सवाल पूछेगा, पूछता रहेगा और जनता के सामने इनको जो है बेनकाब करने का काम करेगा। ठीक है यामिन जी। आरिफ जी 1 मिनट में अपना जवाब दीजिए। देखिए अरशद भाई को जानकारी नहीं है, अभी कई करोड़ रुपए, अरब रुपए लगा करके ये सेंट्रल विस्टा नई संसद बनी है, और नई जानकारी है पहले अरशद जी समय का ध्यान रखिए। अरशद जी अरशद जी 1 मिनट, एक समय होता है। टेक्निकल इशू के नाम पर
आप जमात से बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे। जनता भी सब समझती है और जनता इस बात को जानती है कि बाबा साहब के संविधान से आपको दिक्कत है और बाबा साहब के संविधान को आप खत्म करना चाहते हैं, लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करके आप राजतंत्र लागू करना चाहते हैं। सिंगरौली भी इसी का प्रतीक है और आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये देश बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। विपक्ष जो है पूरी मजबूती से आपसे मुकाबला करेगा और आपको प्रेरित करता रहेगा, आपको मजबूर करेगा, जनता की आवाज को उठाएगा और आपसे जवाब मांगेगा। जैसा कि यामीन भाई ने कहा है, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि जनता के सामने विपक्ष आपको बेनकाब करता रहेगा। अगर आप जनता की आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाएंगे तो वो जनता की आवाज को दबाना माना जाएगा और जनता इस बात को जान चुकी है। आने वाले 5 सालों में जनता फिर आपको जवाब देगी जब 2029 में आप चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जो संसद भवन में हुआ उसको लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता शिक्षा मंत्री को भी आड़े हाथे ले रहे हैं क्योंकि समय रहते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया और जिम्मेदारियों से वो भागे हैं। विपक्ष का कहना है कि वो इस मुद्दे पर बार बार चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जब इस मुद्दे को सदन में उठाया गया तो माइक बंद कर दिया गया और यह भी कहा गया कि अगर नेता विपक्ष का माइक बंद किया जाएगा तो इससे विपक्षी सांसदों में नाराजगी तो होगी और सदन में भी यही देखने को भी मिला। उन्होंने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार की तानाशाही के चलते ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। सरकार तानाशाही कर रही है। कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि नीट परीक्षा में अनियमितता को लेकर लाखों छात्र और उनके माता पिता काफी परेशान हैं। वो चाहते हैं कि इसका जल्द समाधान होना चाहिए। सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं विपक्ष की माने तो नहीं मिल रही है और इसी के चलते उन्होंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है। वो हर उस नेता को, जो विपक्ष का नेता है, उसको 1 मिनट के लिए भी बोलने नहीं दे रहे हैं, माइक बंद किया जा रहा है और इस पर जब सवाल उठ रहे हैं तो बार बार फिर से टेक्निकल इशू के बारे में बात कर दी जा रही है कि टेक्निकल इशू के चलते हो सकता है तकनीकी खराबी हुई हो और इस वजह से माइक जो है काम नहीं कर रहा हो। लेकिन सच क्या है वो हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। सरकार पुराने तरीके से तानाशाही कर रही है और इससे पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए परेशानी होगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। खैर, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है और सदन की जो प्रक्रिया है और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में सोमवार को क्या कुछ होने वाला है। क्या इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा की शुरुआत होगी या फिर कुछ नया मुद्दा विपक्ष लेकर आता है, हमलावर होता है सरकार के ऊपर, या फिर से सरकार अपना तानाशाह रवैया अपनाने वाली है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।